इस कहानी की शुरुआत में हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है। इस दुनिया में दो ऐसी पावरफुल फोर्सेस हैं जो कि सारे के सारे एलम को डोमिनेट करती हैं। पहले नंबर में है डीमन स्पिरिट और दूसरे नंबर में है डिवाइन स्पिरिट्स। और इन डीमंस और डिवाइन स्पिरिट के बीच जो वॉर थी दूसरी दुनिया के अंदर काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम से चली हुई थी। और आखिर में इस बार का नतीजा ये निकला कि जो डीमंस थे वो वहां पर जीत गए। लेकिन इसके कुछ सालों के बाद उन डीमंस ने ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर अटैक कर दिया। और उस टाइम जो ह्यूमन थे काफी ज्यादा कमजोर थे, जिस चीज के कारण वो डीमंस का सामना नहीं कर सकते थे। इन सारी की सारी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जो ह्यूमन आर्मी है वो यहाँ पर डीमन आर्मी के द्वारा पूरे तरीके के साथ वाइप आउट कर दी जाएगी। लेकिन तभी दुनिया में गेट्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और उन गेट्स के अंदर से काफी सारी डिवाइन स्पिरिट अवेयर हो जाती हैं। और उन डिवाइन स्पिरिट्स ने ह्यूमन के साथ मिलकर डीमंस का सामना करना स्टार्ट कर दिया। डिवाइन स्पिरिट्स अपनी पावर को ह्यूमंस को कैरी ऑन कर देते हैं, उन्हें ट्रांसफर कर सकते थे। ह्यूमैनिटी ने रिमेनिंग डिवाइन स्पिरिट के साथ मिलकर फाइट करना स्टार्ट कर दिया और जो बंदे डिवाइन स्पिरिट्स के द्वारा चूजन किए जाते थे उन्हें हंटर कहा जाने लगा। और जो हंटर होते थे सैक्रेड स्टोन के थ्रू उनके साथ एक पैक्ट जो थे उसे बना लेते थे, जिसका यूज करते हुए वो डीमंस के साथ फाइट किया करते थे। और इन्हीं सारी की सारी चीजों के कारण जो इस दुनिया का फेट था वो हंटर के हाथों में चला गया। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें 10 किलोमीटर आउटसाइड टोक्यो का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर एक डंजन गेट जो था वो अपेयर हो गया था। और उस डंजन गेट को कंप्लीट करने के लिए हंटर की पार्टी आ गई थी। उन हंटर के बारे में बताया जाए जहाँ पर एक बंदे का नाम ई रैंक हंटर हीनो था, दूसरे बंदे का नाम ई रैंक हंटर कामिया था और जो लड़की थी उसका नाम ई रैंक हंटर मीटो था। ये तीनों के तीनों एक ई रैंक के हंटर थे। और उस हंटर की टीम ने एक और बंदा अपनी टीम के अंदर ऐड किया था ताकि वो उनका सामान जो है वो उसे उठा सके। उस बंदे के बारे में बताया जाए जो कि वहाँ पर एक एफ रैंक हंटर मकाटो आसुका उसका नाम था, सेम यहाँ पर आस्था बोलेंगे। और यहाँ पर बाकी ई रैंक के हंटर जो थे आस्था का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो एक एफ रैंक हंटर था और उन्होंने वहाँ पर उसे इसीलिए ऐड किया था ताकि वो वहाँ पर उनका जो सामान है उसे उठा ले। लेकिन इन सारी की सारी चीजों के कारण आस्था जो था वो जरा भी खुश नहीं था। लेकिन उसकी किस्मत काफी ज्यादा बेकार थी कि उसे सारे के सारे बंदे जो थे इसी तरह से बुली किया करते थे। आस्था हमें बताता है जो बंदे डिवाइन स्पिरिट्स के द्वारा चूज किए जाते हैं तो उनके हाथों के ऊपर एक सैक्रेड स्टोन अपेयर हो जाता है जो कि उनकी पावर का एक सोर्स होता है। और उसके बाद वो बंदे जिनके हाथों में सैक्रेड स्टोन अपेयर हो जाता था वो उस डिवाइन स्पिरिट के साथ एक पैक्ट बना लेते थे जो कि उसके अंदर से अनलिश होती थी, निकलती थी। आस्था में बताते हुए कहता है कुछ सालों पहले जब गेट ब्रेक हो गया था तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो वहां पर डीमंस के द्वारा जान से मारे गए थे। इस चीज के कारण मैं जो था काफी ज्यादा डिप्रेशन के अंदर चला गया था। मेरी जिंदगी जो थी मुझे ऐसा लग रहा था कि खत्म हो गई है। लेकिन तभी हमें आगे कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा जो था अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए प्रैक्टिस कर रहा था। वो वहाँ पर और कोई नहीं आस्था था जिसने कि वहाँ पर थाउजेंड ऑफ टाइम जो थी अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर लिया था। अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस को खत्म करने के बाद आस्था जो था 20 किलोमीटर की रनिंग के लिए वहाँ से जाने वाला था। वहाँ पर कुछ बंदे थे जो कि आस्था को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे। लेकिन तभी वो वहाँ पर आस्था का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ओ ये तो यहाँ पर वो फेक हंटर है। इसको यहाँ पर 2 साल हो गए हैं जब इसे यहाँ पर सैक्रेड स्टोन जो था वो मिल गया था, लेकिन फिर भी उसके साथ किसी भी डिवाइन स्पिरिट जो थी उसके सैक्रेड स्टोन के अंदर से नहीं निकली थी। ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा यूजलेस है। अगर इसे किसी रेगुलर पर्सन के साथ कंपेयर भी किए जाए तो उससे भी यहाँ पर काफी ज्यादा गया गुजरा है। उस देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आस्था को कोई बंदा मारकर पीछे की तरफ फेंक देता है। वहाँ पर उन बंदों को दिखाया जाता है वो बोल रहे थे ये तो यहाँ पर काफी इम्पॉसिबल है, आज तक मैंने तुम्हारे जैसा बेकार हंटर जो है वो नहीं देखा है। तुम यहाँ पर अपने आप को हंटर भी कैसे बोल सकते हो। लेकिन आस्था जो था वो बोल रहा था मैं भी यहाँ पर आज तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ, मैंने काफी ज्यादा वेपन के साथ ट्रेनिंग जो है वो की है। लेकिन वो बंदा कहता है तुम मेरी बात को सुनो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर कोई भी डिवाइन स्पिरिट नहीं है तो ये सारी की सारी चीजें पॉइंटलेस हैं। आस्था इस चीज के कारण काफी गुस्सा हो गया था। वो बंदे वहां से जाते हुए कहते हैं अब तुम यहाँ पर इस जगह में रुक जाओ और यहाँ पर एक हंटर बनने का एक्ट जो उसे यहाँ पर छोड़ दो। तुम तो यहाँ पर हम हंटर का जो स्टेटस है उसे यहाँ पर डाउन करवा रहे हो। वो बंदे वहाँ पर उस जगह से चले जाते हैं लेकिन उनकी सारी की सारी बातों के कारण जो आस्था था वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था। वो सोच रहा था
मुझे लगता है कि मेरी यहाँ पर लास्ट होप भी खत्म होने वाली है। 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आस्था के हाथ के ऊपर भी एक ऐसा क्रिस्टोन आ जाता है जिस चीज के कारण आस्था काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो अब ये सोच रहा था कि अब वो भी यहाँ पर एक हंटर बन सकता है और इस चीज के कारण वो वहाँ पर अपने पेरेंट्स का बदला जो है वो ले लेगा। लेकिन उसकी सारी की सारी होप के ऊपर पानी फिर जाता है क्योंकि उसने 2 साल पहले ही एक सैक्रेड स्टोन तो अचीव कर लिया था, लेकिन वो किसी भी डिवाइन स्पिरिट के साथ एक पैक्ट को फॉर्म नहीं कर पाता है। और इस चीज के कारण उसने वहां पर ऑर्डिनरी पीपल और हंटर्स के बीच अपने प्लेस को खो दिया था। वो वहां पर नकारा गया था। सारी की सारी चीजों के कारण आस्था एक आउटकास्ट बन गया था। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे डंजन के अंदर थे। इनो अपनी लोअर रैंक डिवाइन स्पिरिट फ्लेमी का यूज करते हुए काफी सारे डीमंस को जान से मार रहा था। और वहाँ पर जो मीटो थी वो भी वहाँ पर अपनी लोअर रैंक डिवाइन स्पिरिट ओ का यूज करते हुए काफी सारा मोस्टर को जान से मार रही थी। और जो कामिये था वो भी अपनी लोअर रैंक डिवाइन स्पिरिट फॉल का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक अटैक के साथ डीमंस को जान से मारे जा रहा था। उन तीनों ने वहां पर सारे के सारे डीमंस को जान से मार दिया था। ये आस्था जो था एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। हीनो उसे देख लेता है और तभी आस्था के पीछे एक डीमन जो था उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है, लेकिन आस्था जो था अपनी स्वॉर्ड के साथ उस डीमन के अटैक को काफी ज्यादा मुश्किल के साथ डोज कर लेता है। हीनो वहां पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है, मैं भी यहाँ पर एक हंटर हूँ, मैं इस डीमन के साथ फाइट कर सकता हूँ। आस्था अपनी स्वॉर्ड के साथ उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हीनो जो था अपनी स्वॉर्ड के साथ आस्था ने सीधे उस डीमन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इस अटैक का उस डीमन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। यहाँ तक कि उस डीमन ने आस्था के अटैक को अपने हाथ से ही ब्लॉक कर लिया था। वो उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता और वहां पर इस चीज के कारण आस्था कहता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा था, मेरे पास यहाँ पर कोई भी डिवाइन स्पिरिट नहीं है, जिस चीज के कारण मेरी जो अटैक है इस मोस्टर के ऊपर कोई भी असर जो है वो नहीं कर रहे हैं। और तभी वो डीमन आस्था के ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है, लेकिन तभी हीनो जो था फ्लेमी का यूज करते उस डीमन को वहीं के वहीं जला देता। उसने काफी आसानी से उसे मार दिया था। और तभी हीनो आस्था को कहता है, हे ये तुम यहाँ पर ठीक हो? आस्था काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन वो कहता है, तुम मुझे यहाँ पर माफ कर दो और तुम्हारा यहाँ पर मुझे बचाने के लिए थैंक यू। हीनो जो था आस्था के पास चला जाता और कहता है, तुम्हारी जो मूवमेंट थी यहाँ पर काफी ज्यादा बैड नहीं थी, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। इस बात के कारण आस्था भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है, इसके लिए मैं काफी ज्यादा दिनों से ट्रेनिंग कर रहा था। हीनो वहाँ पर आस्था को कहता है, मुझे होप है कि तुम एक दिन एक डिवाइन स्पिरिट के साथ पैक्ट जो हो वो बना लोगे। आस्था जो था इन सारी की सारी बातों के कारण काफी हैरान हो रहा था। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम बस मुझे यहाँ पर कंफर्ट करने के लिए ये बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को यहाँ पर काफी ज्यादा अप्रिसिएट करता हूँ। वो तीनों हंटर जो थे आस्था को देख रहे थे, लेकिन तभी वो वहाँ पर काफी खतरनाक तरीके के साथ स्माइल पास करते हैं। हमें डंजन के डीपेस्ट एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे के सारे पहुंच गए थे। वो एक जगह में आ जाते हैं जहाँ पर कि एक काफी ज्यादा बड़ा दरवाजा था। उस दरवाजे के अंदर एक बोस मोस्टर था। और तभी हीनो वहाँ पर कहता है, क्या तुम सभी के सभी ने यहाँ पर इसी तरह की स्टोरीज जो है उन्हें सुना है? कहा जाता है कि डीमंस के काफी ज्यादा टाइप और काफी ज्यादा करैक्टरिस्टिक होते हैं, और यहाँ तक कि कुछ डीमन जो है वो तो वहाँ पर एक यूनिक रूटीन को भी फॉलो करते हैं। आस्था इस बात को सुनने के कारण कहता है, अच्छा क्या रूटीन, लेकिन तुम्हारा इस चीज से क्या मतलब है? हम उस डीमन की जो कि इसके अंदर है, उसकी रूटीन को कैसे खराब करेंगे? हिनोज़ेता अपने साथियों को इशारा करते उसके इशारे को देखकर वो दोनों के दोनों कामिया और मीटो जो थे आस्था को वहां पर पकड़ लेते हैं। और इस चीज के कारण आस्था काफी ज्यादा हैरान हो गया तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी हिनो कहता है, इस जगह के अंदर जो डीमन है वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खाना खाने के बाद सो जाता है, और इस चीज के कारण आज हम यहाँ पर तुम्हारा यूज करने वाले हैं। उन तीनों ने वहाँ पर आस्था को उस बोस मोस्टर के कमरे के अंदर महल के अंदर फेंक दिया था। कामिया और मीटो जो थे आस्था का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, तुम यहाँ पर आज उसका फूड जो हो वो बनने वाले हो। आज हम तुम्हारी कुर्बानी के अंदर एक बोस मोस्टर को काफी आसानी से मार देंगे। लेकिन आस्था कहता है, तुम सभी के सभी मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? इनो काफी ज्यादा खतरनाक काफी आबिल तरीके के साथ कहता है, एक ऐसा बंदा जो कि तुम्हारे जैसा है वो यहाँ पर कभी भी एक डिवाइन स्पिरिट के साथ को बैक जो उसे नहीं बना सकता है, तो जिस चीज के कारण यही एंडिंग जो है तुम्हारे लिए बेस्ट होगी। उन्होंने उस दरवाजे को बंद कर दिया था। आस्था वहाँ पर उस दरवाजे को पीटते हुए कहता है, हे प्लीज तुम इसे यहाँ पर ओपन करो, तुम यहाँ पर ये चीज नहीं कर सकते हो। आस्था काफी गुस्सा हो गया था। वो बोल रहा था,
शिट यार, मैंने अपने गार्ड को डाउन कर दिया था और मैंने तो इस पॉसिबिलिटी के बारे में यहाँ पर सोचा ही नहीं था। आज तक को आगे और भी ज्यादा शौक लग जाता है। वो वहाँ पर पीछे की तरफ देखने लग पड़ता है जहाँ पर उस जगह का बॉस मोस्टर तो जो था वहाँ पर आ जाता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके बारे में बताया जाता है वो ए रैंक डंजन बॉस बेहीमोथ है। डंजन बॉस को देखकर आस्था काफी ज्यादा डर जाता है और तभी बेहीमोथ आस्था के ऊपर अटैक कर देता है। आस्था ने काफी ज्यादा मुश्किल के साथ उसके अटैक को डोज कर लिया था। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों जो थे आस्था के मरने का वेट कर रहे थे। उसके अंदर उस डीमन ने आस्था के ऊपर अटैक किया था, लेकिन आस्था जो था वो वहाँ पर उस जगह से भागने लग पड़ता है। वो वहाँ पर कहता है मेरा इस डीमन के साथ जीतने का 0% चांस है, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकता हूँ। ये बोझ जो है अभी फुली तरीके के साथ अवेकन नहीं हुआ है, तो जिस चीज के कारण अभी इसके पास अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं है और इस चीज का यूज करते हुए मैं यहाँ पर इस जगह से भाग सकता हूँ। आस्था को उस जगह से भागने का एक जरिए जो था वो मिल गया था। वो उस साइड भागने लग पड़ता है, लेकिन तभी बेहीमोथ रॉड का यूज करता है और इस चीज के कारण वहाँ पर सारे के सारे पत्थर जो थे नीचे गिरने लग पड़ते हैं। उन पत्थर के नीचे गिरने के कारण आस्था का लास्ट वहां से भागने का रास्ता जो था वो भी बंद हो जाता है। आस्था काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है क्या मेरे यहाँ पर बस एक पाथ ऑफ सर्वाइवल था जो कि यहाँ पर खत्म हो गया है। और तभी पीछे से बेहीमोथ काफी ज्यादा तेजी के साथ आस्था के ऊपर अटैक कर देता है। वो वहाँ पर उसे खाने वाला था। आस्था सोच रहा था क्या आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन अभी तक तो मैंने अपने माता पिता की मौत का मतलब बदला जो है वो भी नहीं लिया है। मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकता हूँ, मुझे तो यहाँ पर अपना बदला लेना है। आस्था काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और तभी उसका जो सैक्रेड स्टोन था वो वहाँ पर चमकने लग पड़ता है। उस सैक्रेड स्टोन के अंदर से काफी ज्यादा ओरा जो था वो अनलिश हो रहा था और वो ओरा जो था पूरे तरीके के साथ आस्था को घेरने लग पड़ता। आस्था को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस ओरा ने वहाँ पर एक बैरियर को बना लिया था और उस बैरियर के ऊपर जैसे ही बेहीमोथ अटैक करता है तो वो उस बैरियर को तोड़ नहीं पाता है। बैरियर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आस्था काफी जहरा हैरान हो गया था। वो बोल रहा था क्या ये कौन सा प्लेस है, क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ। आरा अपने सैक्रेड स्टोन के अंदर से जो ओरा निकल रहा था उसे देखते हुए कहता है क्या मेरे जो यहाँ पर सैक्रेड स्टोन है उसके अंदर से तो काफी एविल कलर जो है वो अनलीश हो रहा है। मैंने तो इस तरह की सिचुएशन के बारे में कभी भी किसी से भी नहीं सुना था। लेकिन तभी वहाँ पर किसी बंदे के कुछ मतलब किसी क्रिएचर के पंख जो है वो आ जाते हैं। आस्था आगे की तरफ देखने लग पड़ता है। हमें वहाँ पर एक एंजल को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मुझे तो एक डार्क एंजल लग रही थी। और ये चीज यहाँ पर क्या इसके बारे में तो हमें आगे चलकर पता लगेगा। और ये चीज यहाँ पर एक डिवाइन स्पिरिट भी हो सकती है। आस्था उस डिवाइन स्पिरिट को देखकर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा था और तभी वो डिवाइन स्पिरिट अपने हाथ को आगे कर देती है और वहां पर आस्था को कहती है ह्यूमन ये तुम यहाँ पर मेरे साथ एक पैक्ट जो हो उसे फॉर्म करोगे। और तभी हमें बैरियर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वहां पर बना हुआ था। बैरियर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। आस्था वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और तभी वो लड़की जो कि पता नहीं वहां पर डिवाइन स्पिरिट है या फिर डीमन है, वो एक बार फिर से आस्था को कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ पैक्ट बनाओगे या फिर नहीं, तुम इसके बारे में मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। आस्था को तो काफी ज्यादा शौक लग गया था। वो सोच रहा था कि क्या ये लड़की यहाँ पर उसकी एक डिवाइन स्पिरिट है, और अगर ऐसी बात है तो मेरा जो आंसर है वो यहाँ पर ओबियस है। आस्था उस स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। वो वहाँ पर उस लड़की के साथ अपने हाथ को मिला लेता है। इसी के साथ वो लड़की कहती है तो इन सारी की सारी चीजों के बाद हम दोनों के बीच जो पैक्ट है वो यहाँ पर बन चुका है। आस्था के सैक्रेड स्टोन के अंदर वो लड़की जो थी शैडो एनर्जी के तौर में अंदर जाने लग पड़ती है और उस फीलिंग को वहां पर महसूस कर कर आस्था कहता है ओह तो यहाँ पर एक पैक्ट जब बनता है तो इस तरह का फील होता है। इस तरह की पावर के साथ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे वो लड़की जो थी आस्था के सैक्रेड स्टोन के अंदर चली जाती है तो वो बैरियर जो था वो भी वहां से डिसअपेयर हो जाता है। आस्था के सामने बेहीमोथ खड़ा हुआ था। वो वहां पर अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। बेहीमोथ काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। एक बार फिर से वो रोर का यूज करता है। उसकी रोर के प्रेशर के कारण आस्था कहता है क्या इसकी स्ट्रेंथ, इसका प्रेशर, इसका इम्पैक्ट सब कुछ यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रोंगर हो गया है। बेहीमोथ आस्था को मारने के लिए उसके ऊपर चार्ज कर देता है। आस्था भी बिल्कुल रेडी हो गया था। वो ये सोच रहा था कि अब मैं वो नहीं हूँ जो कि तुमसे थोड़ी देर पहले फाइट कर रहा था।
ये बोलकर आस्था ने बेहीमोथ के अटैक को काफी ज्यादा आसानी के साथ डोज कर लिया था। आस्था बेहीमोथ के अटैक को डोज करने के बाद पीछे की तरफ चला जाता। उससे जो अपनी बॉडी थी काफी ज्यादा लाइट फील हो रही थी। उसने बस ग्राउंड को छोटा सा किक किया था और उसी के कारण वो वहां पर इतनी ज्यादा पीछे आ गया था। वो सोच रहा था कि अच्छा, डिवाइन स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ये पावर होती है। आस्था को वहां पर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो उसके ऊपर अब ट्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। वो काफी ज्यादा ध्यान से उसे देख रहा था। लेकिन तभी आस्था को एक चीज के बारे में याद आता है, अगर उसे यहाँ पर डीमंस को हराना है तो उसे यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट की पावर जो उसका यूज करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर मुसीबत की बात यह थी कि उसने तो वहाँ पर अपनी डिवाइन स्पिरिट से अपनी जो एबिलिटी थी उसके बारे में पूछा ही नहीं था कि वो यहाँ पर उसकी एबिलिटी को कैसे यूज कर सकता है। इस चीज के कारण आस्था जो था बेहीमोथ के पास से दूर भागने लग पड़ता है। वो वहाँ पर सैक्रेड स्टोन को बोल रहा था, हे तुम मुझे अपनी पावर के बारे में तो बताओ। और तभी वो लड़की जो थी वो कुछ बोलती है और उसकी आवाज जो थी सीधे ही आस्था के दिमाग में सुनाई दे रही थी। वो लड़की कहती है, ओह मैं तो यहाँ पर तुम्हें मेंशन करना भूल ही गई थी। आस्था कहता है, क्या तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज को ऐसे कैसे भूल सकती हो। लेकिन वो स्पिरिट वहाँ पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारा का सारा तुम्हारा फॉल्ट है क्योंकि तुमने तो मेरी एबिलिटी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं था। आस्था कहता है, अभी के लिए तुम्हारे साथ बहस करने के लिए मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है। तुम जल्दी से जल्दी अपनी पावर के बारे में मुझे बताओ। बेहीमोथ ने एक बार फिर से काफी ज्यादा खतरनाक सा अटैक जो था आस्था के ऊपर कर दिया था। इस अटैक को एक बार फिर से आस्था ने डोज कर लिया था। और तभी आस्था के सैक्रेड स्टोन के अंदर से काफी ज्यादा शैडो ऑरा अनलिश होने लग पड़ते, जिस चीज के कारण आस्था अपनी स्पिरिट को कहता है, क्या ये शैडो लाइक थिंग, ये तो पहले जैसी है, और क्या यही तुम्हारी पावर है। स्पिरिट कहती है, हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही समझा। तुमने यहाँ पर काफी जल्दी इस बात को पकड़ लिया, जिस चीज के कारण मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। और तुम्हारी एबिलिटी जब तुम यहाँ पर मेरे साथ होगे तो वो ये है कि तुम्हारी एबिलिटी का नाम रिबेलियन शैडो है। इस एबिलिटी का यूज करते हुए तुम यहाँ पर किसी भी तरह की शैडो को काफी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो। और अगर तुम यहाँ पर फोकस करोगे तो तुम यहाँ पर नेचुरली इस बात को पता लगा पाओगे कि तुम यहाँ पर इसके साथ क्या क्या चीजें कर सकते हो। आस्था जो था वो कहता है, क्या मुझे यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। वो वहां पर फोकस करने लग पड़ता है और जैसे उसने वहां पर उन शैडो के ऊपर फोकस किया था तो वो वहां पर अपनी पावर का यूज करते हुए एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है। आस्था हैरान हो तो ये कहते हैं, क्या ये तो यहाँ पर एक शैडो स्वॉर्ड है। स्पिरिट उसे बताती है, हाँ ये एक तरह का शैडो वेपन होता है। ये भी तुम्हारी एबिलिटी का हिस्सा है जिसके कारण तुम शैडोज को एक वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और अभी के लिए यही सारी की सारी चीजें तुम्हारी लिमिट के अंदर आती हैं। आस्था तो इतनी ही पावर के साथ काफी खुश हो गया था। वो बोल रहा था, आज तक मेरे पास किसी भी तरह की पावर नहीं थी और क्योंकि अब मेरे पास ये पावर आ गई है तो ये मेरे लिए इनफ है। इसके साथ मैं इस मोस्टर के साथ फाइट कर सकता हूँ। बेहीमोथ आस्था के काफी नजदीक आ गया था। आस्था कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे, लेकिन सॉरी अब मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। लेकिन इस चीज के कारण बेहीमोथ काफी गुस्सा हो जाता है। वो एक पंच जो था आस्था के ऊपर मार देता। आस्था ने उसे भी डोज कर लिया था। वो पीछे की तरफ थोड़ा सा अपनी रेंज को बना लेता है और अपने शैडो वेपन का यूज करते हुए बेहीमोथ की पूंछ को ही काट देता है। उसने काफी आसानी के साथ उसकी पूंछ को काट दिया था। इसी से अब यहाँ पर शैडो स्वॉर्ड की ताकत का पता जो है वो लगा सकते हैं। अपनी पूंछ को कटता देखकर बेहीमोथ पीछे की तरफ चला जाता है। वो इस बार काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि आस्था जो था वो वहां पर अपनी शैडो पावर को अनलिस्ट कर रहा था और बोल रहा था, अब मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म जो हूँ वो कर दूंगा। आस्था काफी ज्यादा रफ्तार के साथ बेहीमोथ के ऊपर अटैक कर देता है। उसकी इस वोटी बेहीमोथ के काफी नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन बेहीमोथ जो था वो भी काफी ज्यादा तेज था, जिस चीज के कारण वो आस्था के अटैक को डोज कर लेता है। आस्था कहता है, क्या ये तो यहाँ पर मेरी रेंज के बाहर जा रहा है और अगर ऐसी बात हो तो मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। आस्था हवा में जंप मार देता है। बेहीमोथ भी जैसे ही इस चीज को देखता है तो वो भी पीछे की तरफ जाने लग पड़ता है। उसे आस्था की पावर के बारे में पता लग गया था, जिस चीज के कारण वो आस्था के साथ रेंज को बना रहा था। लेकिन तभी आस्था अपनी शैडो स्वॉर्ड को एक बार फिर से मैनिपुलेट करने लग पड़ता। उसने अपनी स्वॉर्ड को काफी ज्यादा लंबा कर दिया था और इसी के साथ आस्था वहां पर उतनी ज्यादा दूर से अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है। उसने वहां पर इतनी ज्यादा दूर से ही बेहीमोथ के दोनों हाथों को काट दिया था और इस चीज के कारण बेहीमोथ जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ता है। आस्था वहां पर कहता है,
जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा था कि मैं इस शैडो स्वॉर्ड की शेप को किसी भी तरीके से चेंज कर सकता हूँ। बेहेमोथ वहाँ पर अभी भी मरा नहीं था, जिस चीज के कारण आस्था हवा में जंप कर देता और अपने पुराने दिनों की याद करने लग पड़ता, जहाँ पर सारे के सारे बंदे जो थे उसे काफी ज्यादा बुली किया करते थे और उसे काफी ज्यादा निकम्मा कहा करते थे। लेकिन आज ये सारी की सारी चीजें जो है पॉइंटलेस हो गई हैं। अब मैं उन सारे के सारे बंदों को गलत साबित जो हूँ वो कर दूंगा। आस्था अपनी स्वॉर्ड को एक बार फिर से काफी या शैडो के साथ भर देता और वो वहां पर अपनी पूरी पावर का यूज करने लग पड़ता है। उसने अपनी स्वॉर्ड के साथ सीधे ही बेहेमोथ के सिर के ऊपर अटैक किए, तो उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो वहां पर बेहेमोथ को बीच से ही काट देता है। उसने काफी ज्यादा आराम से बेहेमोथ को बीच से काट दिया था और इसी चीज के कारण बेहेमोथ जो था वो दो टुकड़ों में कट जाता है। आस्था ने आखिरकार बेहेमोथ को हरा दिया था। आस्था को अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने यहाँ पर बेहेमोथ को हरा दिया है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक डीमन को डिफीट कर दिया है। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ। आस्था अपनी काफी ज्यादा पावर को इस्तेमाल करने के बाद वहीं पर नीचे गिर जाता है और लेट जाता है और वो सैक्रेड स्टोन की तरफ देखते हुए उस लड़की के साथ बात करते हुए कहता है, क्या हम दोनों के दोनों यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? अंदर से लड़की कहती है, हाँ तुम मुझे यहाँ पर जरा सा थोड़ा सा टाइम दो। ये बोलकर वो लड़की सैक्रेड स्टोन के अंदर से बाहर आ जाती है। आस्था उस लड़की को देखते हुए कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, तुमने यहाँ पर मुझे आज मरने से बचा लिया है। लेकिन वो स्पिरिट या फिर लड़की जो भी थी वो कहती है, मैंने तो तुम्हें बस अपनी पावर को उधार दिया था। ये सारी की सारी चीजें तो यहाँ पर तुमने अपने हार्ड वर्क के कारण अचीव की है। लेकिन आस्था फिर भी वहाँ पर बोल रहा था, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर इस चीज के कारण काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ एक पैक्ट जो है उसे फॉर्म कर लिया है। इसके लिए मैं तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रमंद हूँ। लेकिन वो जो लड़की स्पिरिट थी वो वहां पर आस्था को देख रही थी, मानो कि वो वहां पर आस्था को कुछ बताना चाहती हो। आस्था कहता है, जो शैडोज की पावर है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग है और मैंने ये तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे इस तरह की पावर जो है एक डिवाइन स्पिरिट से मिल सकती है और मैं यहाँ पर एक ई रैंक डंजन बॉस को इतनी ज्यादा आसानी से हरा पाऊंगा और तुम पक्का एक काफी ज्यादा हाई रैंक की डिवाइन स्पिरिट होगी। लेकिन वो लड़की कहती है, नहीं तुम यहाँ पर बिल्कुल गलत बोल रहे हो। मैं यहाँ पर किसी भी तरह की कोई डिवाइन स्पिरिट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर एक हाई क्लास ट्रिपल एस लेवल की डीमन हूँ। लेकिन इस बात को सुनकर तो आस्था को काफी ज्यादा बड़ा शौक लग जाता है। उसे तो अपने कानों में विश्वास ही नहीं हो रहा था। आस्था तो वहाँ पर काफी ज्यादा बड़े शौक में चला गया था। आस्था वहाँ पर हमें डीमंस के बारे में बताने लग पड़ता है। डीमंस जो थे उन्होंने काफी ज्यादा डिवाइन स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसी के साथ साथ उन सारे के सारे डीमंस ने पूरे के पूरे ह्यूमन बर्ड को भी पूरी तरीके के साथ लगातार तबाह करते जा रहे थे। और यहाँ पर डीमंस को रोकने के लिए ह्यूमन जो थे उन्होंने डिवाइन स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, जिस चीज के कारण वो डीमंस के साथ हंटर्स के तौर में लड़ने लग पड़े थे। आस्था वहाँ पर उस लड़की को कहता है, तुम यहाँ पर एक डिवाइन स्पिरिट नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है कि तुम यहाँ पर एक डीमन हो। वो लड़की जो थी अभी के लिए आस्था को कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन आस्था कहता है, हे तुम यहाँ पर इन सारी की सारी बातों को छोड़ो और मुझे अपने बारे में और ज्यादा डिटेल्स दो। लेकिन तभी वहाँ पर जो गेट था उसे कोई खोल देता है। वो और कोई नहीं बल्कि आस्था के पुराने टीममेट थे। मीटो वहाँ पर कहती है, इस टाइम तो उस बंदे को उस बॉस मोन्स्टर ने पक्का खा लिया होगा, वो उसके पेट में होगा। लेकिन जैसे आस्था उन तीनों को देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तीनों भी काफी ज्यादा हैरान थे। वो तो ये सोच रहे थे कि अभी तक तो आस्था को वो डीमन जो था वो खा गया होगा। उन्हें अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि आस्था जो है वो अभी भी जिंदा है। वो वहाँ पर आस्था के पीछे जो लड़की थी उसे भी देख लेते हुए कहते हैं, क्या इसने यहाँ पर एक पैक्ट जो उसे फॉर्म कर लिया है? कामिया कहता है, हीनो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अगर ये बंदा इस बारे में रिपोर्ट कर देगा कि हमने यहाँ पर इसके साथ क्या किया है तो इस चीज के कारण हमारे ऊपर काफी ज्यादा मुसीबत आ सकती है। हमारे पास यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं है, हमें से यहाँ पर जान से मारना पड़ेगा। ये बोलकर वो तीनों के तीनों अपनी अपनी पावर को अनलिश करने लग पड़ते, अपनी डिवाइन स्पिरिट्स को अनलिश करने लग पड़ते हैं। इस चीज के कारण आस्था जो था वो भी काफी जल्दी के साथ उस लड़की को कहता है, ये तुम्हारा यहाँ पर नेम क्या है? इस बात के कारण वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन वो लड़की अपने नाम के बारे में बताते हुए कहती है, मेरा मेरा नाम यहाँ पर रिनोवा है, इसे हम यहाँ पर रीनो बोलेंगे। आस्था कहता है,
रीनो, अभी के लिए हमारे पास बात करने का कोई टाइम नहीं है। तुम जल्द से जल्दी अपनी पावर को मुझे यहाँ पर उधार दो। इस बात को सुनकर रीनो जो थी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो अपनी पावर को आस्था को दे देती है और तभी हीनो जो था वो बोल रहा था, अगर इस बंदे ने यहाँ पर एक पैट को फॉर्म भी कर लिया है तो एट द एंड ऑफ द डे ये वहाँ पर काफी ज्यादा वीक है। हम इसे यहाँ पर काफी जल्दी फिनिश कर देंगे, जान से मार देंगे। लेकिन तभी हीनो की डिवाइन स्पीड जो थी वो वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए बोलती है और वो वहाँ पर बोल रही थी, क्या तुम यहाँ पर इस चीज के साथ फाइट करने का प्लान कर रहे हो? हीनो कहता है, हाँ लेकिन क्यों, क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है? लेकिन वो डिवाइन स्पिरिट फ्लेम ही कहती है कि तुम यहाँ पर पागल हो, कि तुम उसे वहां पर देख नहीं पा रहे हो। उस बंदे की जो डिवाइन स्पिरिट है वो कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल है। बाकी दोनों की डिवाइन स्पिरिट जो थी वो भी काफी ज्यादा डर रही थी और वो वहां पर आस्था के साथ फाइट करने के लिए लगातार मना करते जा रही थी। और इन सारी की सारी चीजों के कारण हीनो अपनी डिवाइन स्पिरिट से कहता है, तुम मुझे क्या इसकी डिवाइन स्पिरिट के बारे में बता सकते हो? वो डिवाइन स्पिरिट कहता है, हमें भी यहाँ पर ये चीज पता नहीं है कि ये यहाँ पर है तो है कौन, लेकिन इसके साइड देखने से ही मुझे ये चीज पता लग जा रही है कि ये यहाँ पर एक टॉप क्लास डिवाइन स्पिरिट स्ट्रेंथ वाली डिवाइन स्पिरिट है। इसके पास एक टॉप लेवल की क्लास वाली डिवाइन स्पिरिट की स्ट्रेंथ है। इस बात को सुनते ही वो तीनों जो थे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो बोल रहे थे, नहीं ये चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकती है। और टॉप क्लास के बारे में सुनकर आस्था भी कहता है, क्या टॉप क्लास? इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं था। आस्था डिवाइन स्पिरिट की रैंकिंग के बारे में बताते हुए कहता है, इनकी जो रैंकिंग होती है वो लोअर, मिडल और अपर और सबसे ज्यादा ऊपर टॉप क्लास आती है। कुछ ही बंदे होते हैं जो कि इस कैटेगरी के अंडर आते हैं और इसी के साथ जो टॉप क्लास डिवाइन स्पिरिट होती है वो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास होती है। इन सारी की सारी चीजों के कारण आस्था रीनो को कहता है, रीनो एग्जैक्टली तुम यहाँ पर हो तो हो कौन? लेकिन रीनो कहती है, जरा तुम उस साइड देखो, अभी के लिए हमारे पास बात करने का जरा भी टाइम नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर अभी के लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर आगे जो था हीनो आस्था के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। वो वहाँ पर बोल रहा था, यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि मैं यहाँ पर इस बेकार से बंदे से यहाँ पर हार जाऊंगा। और अगर इसने यहाँ पर एक पैक्ट को फॉर्म भी कर लिया है तो इसने यहाँ पर अभी एक डंजन बॉस के अलावा किसी भी चीज को नहीं हराया, जिस चीज के कारण अभी भी ये यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर होगा। और वहाँ पर जो मीटो थी वो भी बोल रही थी, हाँ तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो, हंटर तब स्ट्रॉन्ग बनते हैं जब वो यहाँ पर डंजन बॉस को जान से मारते हैं, डीमंस को जान से मारते हैं। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर इससे काफी ज्यादा डर लग रहा है। काम ये भी कहता है, और इसने यहाँ पर एक टॉप लेवल क्लास के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे यहाँ पर फॉर्म किया है। लेकिन हीनो जो था उनकी बातों को जरा भी मद्देनजर नहीं रखता है और काफी ज्यादा गुस्से के साथ आस्था के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वो वहाँ पर अपनी फायर पावर को अनलिस्ट करते हुए बोल रहा था, आज मैं तुम्हें यहाँ पर एक रियल हंटर की ट्रू पावर को शो करूंगा। ये बोलकर वो वहां पर एक पंच आस्था को मार देता है। लेकिन आस्था ने तो काफी आसानी से उसके उस पंच को डोज कर लिया था। इस चीज के कारण हीनो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हीनो लगातार आस्था के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से और काफी ज्यादा पावर के साथ पंच मारते जा रहा था, लेकिन आस्था अपनी एजिलिटी का यूज करते उसके सारे के सारे अटैक को डोज करते जा रहा था। वो वहां पर काफी ज्यादा आसानी के साथ उसके अटैक को देख पा रहा था। लेकिन तभी हीनो अपने हाथ को आस्था के मुंह के पास ले आता है और अपने एक अटैक फ्लेम स्पिरिट ब्रीथ का यूज करता है। वो अपनी फायर के साथ आस्था को जलाना चाहता, लेकिन आस्था जो था वो तो अपनी शैडो वेपन का यूज करते उसके सारी की सारी फ्लेम को ही बीच से काट देता है। इस चीज के कारण बाकी दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते। वो कहते हैं, क्या इसने तो यहाँ पर जो फ्लेम थी उन्हें बस यहाँ पर बीच से ही काट दिया। आस्था वहाँ पर हीनो का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हे क्या हुआ कि तुम यहाँ पर अपनी पावर को होल्ड बैक कर रहे हो? और इस बात को सुनते ही हीनो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो और भी ज्यादा पावर के साथ आस्था के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर एक वीकलिंग हो जिसने कि यहाँ पर लकी होकर एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन स्पिरिट के साथ पैक्ट को फॉर्म कर लिया है। लेकिन लकी की बात सुनकर आस्था काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे लकी जो हो वो बोल रहे हो? आज जो सारी की सारी चीजें यहाँ पर मुझे गेन हुई हैं वो यहाँ पर मेरे लक के कारण नहीं हुई हैं, ये मेरे हार्ड वर्क के कारण हुई हैं। और मैं इन सारी की सारी चीज को एक लक जो हूँ वो नहीं बोल सकता हूँ। हीरो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो वहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने वाला था। उसकी पूरी की पूरी बॉडी से काफी ज्यादा फ्लेम्स अनलीश हो रही थी। वो मीटो और कामिये को बोलता है, तुम दोनों के दोनों वहां पर खड़े मत रहो और यहाँ पर इस बंदे के साथ फाइट करने में मेरी मदद करो। अगर ये बंदा यहाँ से जिंदा वापस चला जाता है तो
हम सारे के सारे बंदों का करियर जो है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। उन दोनों के पास भी वहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं थी, वो भी वहाँ पर अपनी पावर को अनलिश करने लग पड़ते हैं। आस्था के साथ फाइट करने के लिए वो रेडी हो गए थे। हीरो वहाँ पर अपने काफी ज्यादा खतरनाक अटैक फ्लेम स्पिरिट रोर का यूज करता है। मीटो ने भी अपने काफी ज्यादा खतरनाक अटैक बाटा स्पीड ग्रैंड आर्चर का यूज किया था। कामिया ने थंडर स्पिरिट ग्रेट स्पीयर का यूज किया था। वो सारे के सारे बंदे अपने अपने स्पेशल अटैक के साथ आस्था के ऊपर उन सारे के सारे अटैक को छोड़ देते। आस्था उन सारे के सारे अटैक को देख रहा था और तभी वहां पर उनके अटैक्स के कारण काफी ज्यादा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है। वो सारे के सारे वहां पर सोच रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर आस्था को जान से मार दिया है, लेकिन तभी जैसे वहां पर सारा का सारा धुआं हटता है तो आस्था जो था वो वहां से बाहर निकलता। उसे वहां वो उनके अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। उसने तो उन सारे के सारे अटैक को बीच से ही काट दिया था। इस चीज के कारण वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। आस्था उन्हें बताता है कि यार ये तो यार काफी ज्यादा बिग अटैक थे, मैंने तो उन्हें काफी ज्यादा आसानी के साथ बीच से ही काट दिया। यहाँ तक कि इस डेंजर का वो जो था वो भी तुम्हारे से ज्यादा फास्ट अटैक करता था। आस्था जो था अब उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। वो अपनी काफी ज्यादा पावर को अनलिश करता है। वो रीनो की पावर को अनलिश कर रहा था। आस्था की पावर के कारण हीनो जो था वो तो काफी ज्यादा बड़े शौक में चला जाता। वो काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन अभी भी उसकी जो हेकड़ी थी वो यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। वो बोल रहा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर मेरे साथ पंगा ले रहे हो। ये बोलकर एक बार फिर से हीनो आस्था के ऊपर अटैक कर देता है। आस्था भी काफी ज्यादा तेजी के साथ जिग जैग मूवमेंट का यूज करते हुए हीनो के सारे अटैक को डोज कर लेता है और उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है। इस चीज के कारण हीनो भी काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता, क्या तुम तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती हो? लेकिन आस्था जो था वो उसके काफी ज्यादा नजदीक था। वो अपने शैडो वेपन को डिसबैंड कर देता और एक पंच जो था हीनो को मार देता। उसका पंच काफी ज्यादा खतरनाक था, उसके अंदर काफी ज्यादा पावर थी। आस्था के पंच के कारण हीनो जो था पीछे की तरफ फेंका जाता है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। आस्था वहां पर कहता है, अब मैं भी यहाँ पर एक हंटर जो हूँ वो बन गया हूँ। हीनो सीधे ही अपने बाकी टीममेट के पास फेंका जाता है। वो वहां पर नॉकआउट हो गया था। आस्था उन दोनों को कहता है, हे तुम दोनों जल्द से जल्दी यहाँ से इस बंदे को लेकर दफा हो जाओ। और तुमने यहाँ पर जो सारी की सारी चीजें देखी हैं उसके बारे में किसी भी बंदे को मत बताना। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। वो दोनों तो काफी ज्यादा डर गए थे। वो हीनो को उठाकर उस जगह से वापिस चले जाते हैं। और तभी आस्था के सीक्रेट स्टोन के अंदर से रीनो जो थी वो बाहर आ जाती है। वो कहती है, अगर इसके बारे में सोचा जाए तो तुम उस बंदे को अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए जान से मार सकते हैं, लेकिन तुमने ये नहीं किया, उसे एक पंच मारा। आस्था कहता है, हाँ मुझे यहाँ पर उसे मारने का कोई भी ज्यादा शौक नहीं था और तुम्हारा यहाँ पर मैं काफी ज्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे साथ साथ इन सारे के सारे बंदों के साथ फाइट कर रही थी। और इस बात के कारण रीनू जो थी वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती। उसे यकीन नहीं था कि आस्था यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा होगा जो कि उसे यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेस करेगा। लेकिन तभी आस्था कहता है, क्योंकि अभी के लिए इस जगह में कोई भी नहीं है तो क्या तुम अब मुझे यहाँ पर अपने बारे में कुछ बता सकती हो कि तुम यहाँ पर एक डिवाइन स्पिरिट नहीं हो और यहाँ पर एक डीमन हो? उसकी कहानी के बारे में तुम मुझे बताओ। रीनो जो थी अपनी कहानी के बारे में बताने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी और तभी वो वहाँ पर अपने बारे में बताते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में बताने वाली हूँ। रीनो आगे कहती है, एक टाइम पे ऐसा था जब मैं वहाँ पर एक एंजल रेस की डिवाइन स्पिरिट थी, लेकिन कुछ सर्टेन इवेंट के चलते मैं उनमें फंस गई और एक डीमन बन गई। ये बात जानकर कि रीनो जो है वो यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट ऑफ द एंजल रेस है, आस्था काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि जो एंजल्स थी वो यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट के अंदर काफी ज्यादा हाई रैंकिंग की रेस होती है। लेकिन आज तक उसने ये चीज के बारे में नहीं सुना था कि एक डिवाइन स्पिरिट जो है वो यहाँ पर फॉल करने के बाद एक डीमन जो है वो बन जाती है। रीनो वहाँ पर आस्था को बताती है वो रीजन जिसके चलते मैं एक डीमन जिसने की यहाँ पर तुम्हारे साथ पैक्ट बना लिया है वो ये है कि एक टाइम वैसा भी था जब मैं यहाँ पर एक डिवाइन स्पिरिट भी थी। हालांकि मुझे भी इस चीज के बारे में पता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे जो सैक्रेड स्टोन है वो किस कारण मिला है। यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो है वो इरेगुलर हैं।
आस्था इन सारी की सारी बातों के बारे में वहाँ पर सोचने लग पड़ता है। रीनू वहाँ पर कहती है, ये मैटर नहीं करता कि मैं इसे कितना ज्यादा छुपाऊं, ये फैक्ट नहीं बदला जा सकता है कि मैं यहाँ पर एक डीमन हूँ। और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पैक्ट जो हूँ उसे यहाँ पर टर्मिनेट कर दूं, तो मैं वो भी यहाँ पर कर सकती हूँ। तुम्हें इस चीज को बोलने के लिए हेसिटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली मैं एक डीमन हूँ और मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। आस्था जो था वो रीनो की सारी बातों को सुन लेता और तभी वो वहां पर हंसने लग पड़ा था। रीनो के सामने आस्था नीचे बैठ जाता और कहता है, ओ बाय द वे, मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने साथ इंट्रोड्यूस जो है वो नहीं करवाया है। मेरा नाम आस्था है और मैं यहाँ पर 18 साल का हूँ। और वहाँ पर आस्था की सेल्फ इंट्रोडक्शन को सुनकर नीनो जो थी काफी हैरान हो जाती। वो सोच रही थी, ये इस टाइम मुझे अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा है। आस्था आगे कहता है, मुझे ये पता है कि जो रीनो है वो यहाँ पर एक बुरी पर्सन नहीं है, तो जिस चीज के कारण मैं यहाँ पर पैट को कैंसिल नहीं करना चाहता हूँ। रीनो तो इस बात के कारण काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। आस्था उसे बताता है, ये मेरी बे है जिस चीज के कारण मैं ये चीज तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करता हूँ। ये सारी की सारी बातें जो थी सीधे ही रीनो के दिल में लग गई थी। वो वहाँ पर आस्था के बिहेवियर के कारण काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वहाँ पर वो कहती है, तुम यहाँ पर एक स्ट्रेंज पर्सन हो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ ये सारी की सारी चीजें ठीक है जो कि मैंने तुम्हें बता दी है, तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आस्था भी इसके लिए हाँ कर देता है। वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ से घर की तरफ चलते हैं। वो उस डंजन के बाहर जाने लग पड़े थे, लेकिन तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है एक बंदा जो था किसी चीज के सहारे उन दोनों को ही देखे जा रहा था। और हमें उस जगह में दो डीमंस को दिखाया जाता है जो कि इन सारी की सारी चीजों के कारण काफी ज्यादा हंस रहे थे। वो कहते हैं, तो आखिरकार इस फालन एंजल ने हमें यहाँ पर बिट्रे कर दिया, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। दूसरा डीमन कहता है, तुम यहाँ पर चुप हो जाओ। अगर उस छोटी सी इंसेक्ट ने हमें यहाँ पर बिट्रे भी कर दिया है, तो ये हमारे प्लान को जरा भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है आगे चलकर। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आस्था अपने घर में आ जाता है। वो अपने कमरे के अंदर आ गया था। आस्था का कमरा जो था वो वहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं था। आस्था रीनू को कहता है, तुम यहाँ पर किसी भी जगह में बैठ सकती हो। रीनो जो थी वो वहां पर आस्था के कमरे को देख रही थी और तभी वो एक जगह में जाकर बैठ जाती है। रीनो आस्था को कहती है, क्या ये वो प्लेस है जिसके अंदर ह्यूमन रहते हैं? आस्था कहता है, हाँ, लेकिन तुम मुझसे इस टाइम ये क्यों पूछ रही कि यहाँ पर कुछ गलत है? रीनो उसे बताती है, ये जो प्लेस है उस प्लेस से जरा भी डिफरेंट नहीं है जहाँ पर मैं डीमन बर्ड के अंदर रहा करती थी। ये भी उसी तरह का प्लेस है जहाँ पर रेन और बिन को आने से रोका जाता है। आस्था रीनो की बातों को सुनने के बाद कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बस हम सोने के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी रीनू, के तुम यहाँ पर एक ऐसी चीज के बारे में बता सकती हो कि जो कि तुम्हें यहाँ पर अच्छी लगती है? रीनू कहती, क्या वो या कोई ऐसी चीज जो कि यहाँ पर मुझे अच्छी लगती है? आशा कहता है, हाँ, वो कोई भी चीज हो सकती है, तुम मुझे यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में बता दो। रीनू वहाँ पर कहती है, मुझे यहाँ पर ब्यूटीफुल सीनरी जो है काफी अच्छी लगती है। इसके बारे में आस्था सोचने लग पड़ता है। तभी रीनू को कहता है, अगर रीनू तुम्हें यहाँ पर ये अच्छा लगेगा तो क्या हम इस प्लेस को फ्लावर के साथ सजा जो है बो सकते हैं? मुझे लगता है कि ये जो चीज है तुम्हारी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। रीनू कहती है, तुम्हारा जो टेस्ट है काफी ज्यादा अच्छा है, फ्लावर्स यहाँ पर एक काफी अच्छा ग्रेट आइडिया है। आस्था कहता है, अच्छा ठीक है, अब ये डिसाइड हो चुका है, जब भी हम किसी भी डंजन को क्लियर कर लेंगे तो हम यहाँ पर फ्लावर्स को खरीद कर ले आएंगे। रीनू भी इशारे में इसके लिए हाँ कर देती है और तभी आस्था को नींद आने लग पड़ती। वो बोल रहा था, मुझे लगता है कि आज के लिए मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ, अब मुझे यहाँ पर सो जाना चाहिए। रीनू जो थी आस्था के बेड को देखते हुए कहती है, क्या ये तुम्हारा यहाँ पर बेड है? आस्था जो था इसके लिए हाँ कर देता है और तभी रीनू जो थी आस्था के बेड में ही लेट जाती है और वो बोल रही थी, क्या ये छोटा सा बेड जो है दो पीपल के सोने के लिए कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो जाएगा? आस्था काफी हैरानी के साथ कहते है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ सोने का प्लान जो बुक कर रही हो? रीनो कहती है, हाँ, हेवन के अंदर ये सारी की सारी चीजें तो काफी ज्यादा आम है। लेकिन आस्था रीनो को कहता है, जरा तुम एक मिनट रुको, क्या डिवाइन स्पिरिट जो है वो यहाँ पर सैक्रेड स्टोन के अंदर जो है वो नहीं सोती हैं? रीनो कहती है, मुझे इसके बारे में अच्छे से पता नहीं है। आस्था कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम एक बार मेरे सैक्रेड स्टोन के अंदर जाकर ट्राई कर सकती हो। ये बात सुनते ही रीनो जो थी आस्था के सैक्रेड स्टोन के अंदर चली जाती है। वो वहां पर उस सैक्रेड स्टोन के अंदर सो पा रहे थे।
इस कारण वहाँ पर रीनो कहती है, अच्छा ठीक है आस्था, गुड नाइट। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आस्था भी अपने बेड में सो गया था। वो ये सोच रहा था कि अब वो यहाँ पर कल क्या क्या करेगा। इसी के साथ साथ वो इस चीज के बारे में भी सोच रहा था कि अगर पीपल को ये पता चलेगा कि मैं एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बना लिया है तो ये काफी ज्यादा मुसीबत वाली बात हो सकती है, जिस चीज के कारण मुझे डंजन के अंदर अकेले ही जाना पड़ेगा। और अभी के लिए वो डंजन जिसे कि मैं यहाँ पर सोलो क्लियर कर सकता हूँ तो वो तो यहाँ पर एक एफ रैंक की डंजन है। मुझे उसी डंजन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर हमें जापान हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को दिखाया जा रहा था। आस्था को उसी जगह में दिखाया जा रहा है जहाँ पर आस्था जो था उसने अपने जिस हाथ में उसका सैक्रेड स्टोन था उस हाथ में एक दस्ताना पहन लिए था और वो वहां पर रीनो को बोल रहा था, रीनो के तुम्हें यहाँ पर किसी तरह का प्रेशर तो फील नहीं हो रहा है। रीनो कहती है, नहीं नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पर मुझे भी काफी अच्छा गुड डिसीजन लगा है। आस्था ने ये चीज इसलिए की थी क्योंकि वो सोच रहा था कि एक पर्पल सैक्रेड स्टोन जो है वो यहाँ पर एक मुसीबत वाला हो सकता है, मुझे पीपल जो है वो नोटिस कर सकते हैं। आस्था रिसेप्शन गर्ल के पास चला जाता है और तभी रिसेप्शन गर्ल जो थी वो कहती है, अच्छा ठीक है तो तुम यहाँ पर एक एफ रैंक डंजन के अंदर जाना चाहते हो। आस्था इसके लिए हाँ कर देता है, लेकिन तभी वहां पर काफिया बंदों की चिल्लाने की आवाज जो थी वो सुनाई देती। आस्था उस साइड देखने लग पड़ता है। एक बंदा जो था वहां पर आ रहा था जिस चीज के कारण काफिया बंदे चिल्ला रहे थे। हमें वहां पर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी पता नहीं किसी तरह के नशे कर रहा था। वो वहां पर बियर को पी रहा था। उस बंदे के बारे में बताया जाता है वो बंदा एस रैंक हंटर अमागी यूगो है। हम इस बंदे को यूगो बोलेंगे। यूगो शराब को पीते हुए कहता है, सच में यार सुबह सुबह शराब पीने का तो मजा ही कुछ और है। लेकिन तभी वहां पर यूगो को देखकर सारे के सारे नॉर्मल हंटर जो थे काफी खुश हो गए थे। वो वहां पर उसके ऑटोग्राफ को मांग रहे थे। यूगो बोल रहा था, जैसे कि एज यूजुअल होता ये सारे के सारे बंदे मेरे फैन हैं। लेकिन तभी यूगो जो था एक चीज को नोटिस कर रहा था। वो वहां पर आस्था को देख लेता है। वो आस्था को देखने लग पड़ा था। आस्था भी यूगो को देख रहा था और कह रहा था, क्या वो बंदा, जहाँ तक मुझे अच्छे तरीके से याद है तो ये एक एस रैंक हंटर है। और क्या हम दोनों ने अभी अभी एक आई कांटेक्ट जो था उसे बनाया। यूको जो था आस्था को देखने के बाद एक स्माइल जो था वो पास करता है और आस्था की तरफ जाने लग पड़ता है। आस्था के पास वो पहुंच गया था। वो कहता है, हे तुम्हारा यहाँ पर नाम क्या है और तुम्हारा रैंक क्या है। आस्था कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे से बात कर रहे हो। यूगो कहता है, ये काफी ज्यादा लंबा टाइम बीत गया है जब मैं यहाँ पर एक लड़की के सिवा एक लड़के से बात कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर आस्था कहता है, मेरा नाम यहाँ पर आस्था है और मैं एक एफ रैंक हंटर हूँ। यूगो कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर समझ आ गया। लेकिन वो थोड़े अजीब तरीके से बोल रहा था, क्या लेकिन तुम यहाँ पर एक एफ रैंक हंटर हो। आस्था कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे से कोई चीज जो है वो चाहिए। लेकिन तभी यूगो रिसेप्शन गर्ल की तरफ देखने लग पड़ता है। वो कहता है, आपको यहाँ पर इंटरप्ट करने के लिए माफ कर दीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर जरा भी टाइम है तो क्या हम थोड़ी देर बाद टी जो है उसे पी सकते हैं। क्यूट यंग लेडी, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। ये बंदा जो था सीधे सीधे उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था और इस चीज को बोलने के बाद यूगो उस जगह से चला जाता और कहता है, आस्था हम दोनों एक बार फिर से पक्का मिलेंगे। और उसके जाने के बाद आस्था बोल रहा था, क्या ये बंदा अभी अभी फ्लर्टिंग कर रहा था। रिसेप्शन गर्ल को दिखाया जाता जो कि इस चीज के कारण काफी हैरान थी कि एक ऐसे रंग हंटर लॉर्ड अमागी योगो ने उसके साथ बात की है। उसके रिएक्शन को देखने के बाद आस्था उसे कहता है, अच्छा ठीक है तुम इन सारी की सारी बातों को छोड़ो और मेरी रिक्वेस्ट को कंटिन्यू करो। रिसेप्शन गर्ल उसकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने लग पड़ती। आस्था सोच रहा था, इस तरह के फेमस और स्ट्रॉन्ग पर्सन ने मुझे अप्रोच क्यों किया होगा। लेकिन तभी रिसेप्शन गर्ल अपने काम को खत्म कर देती है। उसने वहां पर एक टैबलेट जो था आस्था को दे दिया था जहां पर उसके एफ रैंक गेट के अंदर जाने के सारे कोऑर्डिनेट उसने डाल दिए थे। आस्था उसके उस चीज को एक्सेप्ट कर लेकर वहां से जाते हुए कहता है, तो चलो अब मैं एक बार फिर से ट्रैक के अंदर वापिस चलता हूँ। इवन तो वो डंजन जो जिसे कि क्लियर करने में जा रहा हूँ वो एक एफ रैंक की डंजन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज भी मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एक डंजन के अंदर अकेला जा रहा हूँ। हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आस्था आ गया तो उसके सामने भाई एफ रैंक की डंजन थी जिससे कि उस लड़की ने वहां पर टैबलेट के अंदर उसकी लोकेशन डाली थी। और तभी जो आस्था था उस डंजन के अंदर चला जाता है। उस डंजन के अंदर जाने के बाद उसे काफी हैवी हैवी सा एटमोसफेयर फील हो रहा था। रीनो भी अपने सैक्रेड स्टोन के बाहर जो है वो आ जाती है और तभी वो वहां पर कहती है, आस्था तुम मुझे एक चीज के बारे में बताओ कि ये बात सच है कि जो एफ रैंक डीमन होते हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा वीकेस्ट माने जाते हैं।
आस्था इस चीज के लिए हाँ कर देता है, लेकिन आस्था जो था उसे वहां पर काफी ज्यादा हैवी सा ऑरा जो था वो फील हो रहा था। वो रीनो को भी इस चीज के बारे में बताता है और तभी वहां पर एक डीमन जो था आस्था के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक कर देता है। आस्था जो था उसने काफी ज्यादा तेजी के साथ अपनी सेक्रेट वेपन को क्रिएट कर लिया था। वो वहां पर उस डीमन के अटैक को हेड ऑन ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसके अटैक को ब्लॉक करने के कारण आस्था जो था पीछे की तरफ फेंका गया था। उसने अपनी शैडो स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपने आप को संभाल लिया था और एक जगह में रोक लिया था। रीनो कहती है आस्था क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? आस्था कहता है हाँ समहाउ मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आस्था को इस चीज के कारण काफी हैरानी हुई थी कि ये जो मोस्टर थे उनकी स्पीड थी कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। हमें वहाँ पर उन मोस्टर को दिखाया जाता है। जो मोस्टर जो थे उनका नाम जो था केओस वुल्फ था। उन मोस्टर को देखने के बाद आस्था कहते क्या ये तो यहाँ पर एक डी रैंक के डीमन है। रीनो कहती है क्या इस तरह के डीमन इस वाइड डेंजर में क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जो है वो लग रही है। और रुको क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो डंजन है एक एफ रैंक डंजन नहीं बल्कि एक डी रैंक डंजन हो? सारे के सारे कियोस बुल्व जो थे वो वहां पर आस्था को घेर लेते। आस्था इस जगह से भाग भी नहीं सकता क्योंकि डंजन गेट जो था वो भी क्लोज हो चुका था। आस्था ये सोच रहा था कि अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, उसे यहाँ पर किस तरह से फाइट करनी पड़ेगी। अगर मैं इन सारे के सारे बंदों को एक साथ हैंडल करूंगा तो ये चीज मेरे लिए काफी टफ हो सकती है। रीनो जो थी वो सैक्रेड स्टोन के अंदर चली जाती है और तभी आस्था अपने मन में कहता है मुझे यहाँ पर पहले साथ होना पड़ेगा और इस सिचुएशन के बारे में अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इन सारे के सारे क्योस वुल्फ का नंबर जो उसे कम करना पड़ेगा। ये चीज बोलकर आस्था जो था काफी तेजी के साथ एक वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। वो एक बार में एक वुल्फ के ऊपर फोकस करने वाला था, लेकिन तभी पीछे से दूसरा वुल्फ जो था वो वहां पर ओपनिंग देखकर आस्था के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आस्था ने उसके अटैक को डोज कर लिया था, पीछे की तरफ चला गया था। लेकिन पीछे जाते ही दूसरा केओस बुल्व जो था वो भी आस्था के ऊपर अटैक कर देता है। आस्था ने काफी नजदीकी के साथ उसके अटैक को भी डोज कर लिया था। वो एक बार भी से उन सारे के सारे केओस बुल्व के बीच में आ जाता है। इनका जो कॉम्बिनेशन अटैक थे काफी ज्यादा सॉलिड थे, जिस चीज के कारण आस्था काफी ज्यादा अनोय हो रहा था। आस्था वहाँ पर ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तरकीब लगाकर इन डीमंस को हराना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से जिंदा भाग सकता हूँ। उसे वहाँ पर फाइट करते हुए कुछ देर बीत जाती है। एक बुल्व जो था एक बार फिर से आस्था के ऊपर अटैक करता है। वो वहाँ पर उसकी शैडो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, बाइट कर लेता है। इसका फायदा उठाते हुए दूसरा क्योस बुल्व जो था वो आस्था को टक्कर मार दी, तो उसकी टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि आस्था जो था पीछे फेंका गया था और वो वहाँ पर दीवार के साथ टकरा गया था। आस्था थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। सारे के सारे क्योस बुल्फ जो थे आस्था के मुताबिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसी के साथ साथ ये क्योस बुल्फ तब अटैक कर रहे थे जब उन्हें यहाँ पर कोई ओपनिंग जो थी वो दिखती थी, जिस चीज के कारण आस्था को उन्हें वहां पर हराने का कोई भी तरकीब दिमाग में नहीं आ रही थी। सैक्रेड स्टोन के अंदर रीनो जो थी वो भी वहां पर उन्हें हराने का कोई ना कोई जरिए जो थी उसे सोचे जा रही थी। और तभी क्योस वुल्फ आस्था की तरफ जाने लग पड़ते हैं। वो उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे। आस्था किसी चीज के बारे में सोचकर कहता है ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर इस सिचुएशन से निपटने का बस मेरे पास यही एक जरिया है। ये बोलकर आस्था जो था अपनी पावर को डिसबैंड कर देता है। उसने अपनी शैडो पावर को डिसबैंड कर दिया था। इस चीज के कारण रीनो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती। वो कहती है क्या इसने यहाँ पर अपनी एबिलिटी को ही इरेज कर दिया? ये क्या यहाँ पर करना चाहता है? और इस चीज को देखकर कि आस्था ने अपनी एबिलिटी को इरेज कर दिए, सारे के सारे केओस बुल्फ जो थे रेकलेसली आस्था के ऊपर अटैक कर देते हैं। रीनो इन सारी की सारी चीजों को देख रही थी। आस्था एकदम से अपनी शैडो वेपन स्किल का यूज करता है और वो वहां पर अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। उसने वहां पर एक साथ 3-4 बुल्फ के ऊपर अटैक किया था और उन बुल्फ को काफी ज्यादा आसानी के साथ इस बार जान से मार दिया। तो उसे इस चीज को करने में काफी ज्यादा मेहनत लगी थी। आस्था कहता है वाओ मैंने यहाँ पर अपनी एबिलिटी को एक अच्छे टाइम में यूज कर काफी अच्छा काम किया। रीनो भी बाहर आ जाती है, कहती है तुमने यहाँ पर एक ओपनिंग को क्रिएट किया और उसके बाद एक साथ इन सारे के सारे के उस बुल्फ को वाइप आउट कर दिया। ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। आस्था बोल रहा था मैं यहाँ पर ज्यादा श्योर नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कि जो ट्रिक है वो यहाँ पर काम कर जाएगी। लेकिन तभी रीनो कहती है लेकिन ये सारी की सारी चीजें इस जगह में क्यों हो रही है? ये तो क्लियर है कि ये जो लेबल है यहाँ पर किसी तरह का बॉटम लेबल नहीं है। आस्था कहता है मुझे भी इस चीज के बारे में पता नहीं है,
लेकिन ये चीज़ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डी रैंक की डंजन है और अभी के लिए अपनी सारी की सारी स्किल के साथ एक डी रैंक की डंजन को कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। लेकिन क्योंकि अब मैंने यहाँ पर गेट में एंटर कर लिया है तो मुझे इस चीज़ को करना ही पड़ेगा। रीनो भी कर दिया। हाँ, अब इस जगह से भागने का एकलौता जरिया जो है तुम्हें यहाँ पर बॉस मोस्टर को डिफीट करना पड़ेगा। आस्था के पास कोई भी चॉइसेस नहीं बची थी। आस्था वहाँ पर एक चीज को नोटिस करता है कि वहाँ पर और भी ज्यादा केओस बुल्फ जो थे अपेयर हो जाते हैं और इस बार पहले के मुताबिक काफी ज्यादा केओस बुल्फ थे। लेकिन तभी रीनो जो थी आस्था के सैक्रेड स्टोन के अंदर जाते हुए कर दी है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार मेरे पास एक काफी अच्छा प्लान है। प्लान के बारे में सुनकर आस्था काफी हैरान हो जाता है। रीनो जो थी आस्था को अपने हाथ को आगे करने के लिए कहती है, तुम्हें यहाँ पर बस शैडो चेन जो है उन्हें यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा जहाँ पर तुम अपने टारगेट में एम करोगे। जैसे जैसा रीनू ने बताया था आस्था वैसे ही करने लग पड़ता है। उसने वहाँ पर जैसे वहाँ पर वो फोकस करता है शैडो चेन जो थी वो वहाँ पर उस बुल्फ को बाइंड कर लेती है जहाँ पर आस्था ने एम किया था और इस चीज को देखने के बाद आस्था हैरान था। रीनो उसे बताती है इस स्किल का नाम शैडो बाइंड है। इस चीज का यूज करते हुए तुम यहाँ पर एनिमी को बाइंड कर सकते हो। आस्था काफी खुश हो जाते हो, कहते क्या ये तो यहाँ पर एक न्यू एबिलिटी है। शैडो बाइंड का यूज करते हुए आस्था जो था लगातार काफी ज्यादा बुल्फ को बाइंड करते जा रहा था। बुल्फ को बाइंड करने के बाद वो उनको अपनी साइड खींच रहा था और उन्हें अपनी शैडो वेपन के साथ जान से मारे जा रहा था। इस चीज के कारण आस्था काफी ज्यादा शैडो वुल्फ को मार देता है, लेकिन तभी ऊपर से एक और शैडो वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर देता है। आस्था काफी ज्यादा तेजी के साथ शैडो बाइंड का यूज करता है। उसने उस वुल्फ को भी बाइंड कर लिया था, लेकिन बाइंड करना ही वहाँ पर इनफ नहीं होगा। वो वहाँ पर उस वुल्फ को अपनी तरफ खींचने लग पड़ता है और उसे वहाँ पर गोल गोल घुमाने लग पड़ता है, जिस चीज के कारण वो वहाँ पर बाकी शैडो वुल्फ को भी इंजर्ड कर देता है और उस शैडो वुल्फ को भी दूर फेंक देता है। उसने वहाँ पर अपनी इस एबिलिटी का काफी अच्छे तरीके के साथ यूज किया था और तभी वो अपनी पुरानी टैक्टिक का यूज करते हुए शैडो वुल्फ को मारना स्टार्ट कर देता है। वो रीनो को बोल रहा था ये एबिलिटी तो यहाँ पर काफी इनक्रेडिबल है। रीनो भी कहती है हाँ ये बात तो सच है, लेकिन तुम भी यहाँ पर इसे काफी अच्छे तरीके के साथ यूज कर रहे हो। लेकिन एक बात तुम याद रखना, इस एबिलिटी को यूज करने के दौरान ये एबिलिटी तुम्हारे काफी है मैजिक को यूज करती है, तो तुम यहाँ पर केयरफुल रहना। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आस्था जो था वो सारे के सारे केओस वुल्फ को जान से मार देता है। उसका काम कंप्लीट हो गया था। इन सारी की सारी चीजों को करने के कारण आस्था काफी ज्यादा थक गया था। वुल्फ को दिखाया जाता जहाँ पर उसने काफी ज्यादा वुल्फ जान से मारे हुए थे। रीनो कहती है हंटर्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं जितने वो यहाँ पर डीमंस को डिफीट करते हैं और तुम्हें यहाँ पर रिजल्ट तो दिख रहा होगा। आस्था भी अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल फील कर पा रहा था, लेकिन तभी आस्था जो था और भी ज्यादा इस डंजन के अंदर जाने लग पड़ता है। आस्था की ग्रोथ को देखते हुए रीनो अपने मन में कहती है ये यहाँ पर काफी जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है। अभी के लिए उसने उतने ज्यादा डीमंस के साथ भी फाइट नहीं किए, लेकिन फिर भी ये इन सारे के सारे केओस वुल्फ को हरा पाया क्योंकि इसकी जो फिजिकल एबिलिटी थी वो काफी ज्यादा वेल ट्रेन थी और इसी के साथ साथ इसकी मेंटल स्ट्रेंथ और थिंकिंग स्किल जो है वो भी काफी ज्यादा ग्रेट है। इस चीज के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे चलकर ये कौन कौन से चीजों को अचीव करेगा। हमें डंजन के डीपेस्ट एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डंजन बॉस का एरिया था। आस्था जो था डंजन बॉस के गेट के बाहर खड़ा हुआ था। आस्था उस गेट को देखे जा रहा था और तभी रीनो आस्था को आवाज लगाती है और वो उसे कहती है आस्था क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर कुछ अलग अलग से लग रहे हो। आस्था कहता है ये एक हंटर की ड्यूटी होती है कि वो यहाँ पर डंजन्स को क्लियर करे और एक हंटर ही एक डंजन बॉस के डोर को ओपन कर सकता है। और अगर मैं यहाँ पर सच बोलूँ तो मुझे यहाँ पर इस बारे में सोचकर ही काफी डर लग रहा है कि मैं यहाँ पर डी रैंक बॉस से फाइट करूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर काफी एक्साइटेड हूँ। फाइनली मैं यहाँ पर अपने आप को एक रियल हंटर के तौर में प्रूव कर सकता हूँ और ये सारी की सारी चीजें तो मुझे काफी ज्यादा फास्ट लग रही हैं। लेकिन रीनू कहती है नहीं ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर फास्ट नहीं है, अभी तो यहाँ पर चीजें बस स्टार्ट हुई हैं। आस्था भी कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एंड नहीं है। अगर मैं एक ऐसा हंटर बनना चाहता हूँ जो कि इस दुनिया को सेव करे तो मुझे यहाँ पर इस जगह से जिंदा जो है वो वापस लौटना पड़ेगा। ये सोचकर आस्था जो था डंजन गेट को ओपन कर देता है। जैसे वो वहां पर डंजन गेट को ओपन करता है तो वो उसके अंदर चला गया था। आस्था जो था वो थोड़ा डर रहा था और तभी हमें वहां पर उस डंजन बॉस को दिखाया जाता है। वो डंजन बॉस देखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उस डंजन बॉस का नाम डी रैंक डंजन बॉस हेल स्कॉर्पियन था। आस्था उसके सामने खड़ा हुआ था। तो आगे क्या होगा कि आस्था जो है वो यहाँ पर इस डंजन को क्लियर कर पाएगा और इस बॉस स्कॉर्पियन मोस्टर को जान से मार पाएगा।
तो इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में तो हमें अगले ही एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप इस सीरीज के अगले पार्ट को चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा, माता ने।